नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। क्या? जी हां, आप देख रहे हैं सूबा बोलेगा। आज हम बात करेंगे विकास दुबे के बारे में, दिखाएंगे आपको विकास दुबे के बारे में कुछ अहम जानकारियां। और इस बीच शुरुआत बड़ी खबर के साथ। विकास ने अपराध से कमाई करोड़ों की संपत्ति। कानपुर से खबर इस वक्त बता रहे हैं, हिस्ट्री शीटर और उसके परिवार के बैंक खाते हो गए सीज। बैंक खाते को सीज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस ने सभी संबंधित बैंकों और विभागों को पत्र भी भेजा है। जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ताजा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। विकास ने अपराध से करोड़ों की संपत्ति कमाई है। हिस्ट्री शीटर और उसके परिवार के बैंक खाते सीज किए जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई, जहां पर उसका जो मकान है विकास दुबे का, उसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, विकास ने अपराध से जो करोड़ों की संपत्ति कमाई है, अब उस पर प्रशासन की नजर है। हिस्ट्री शीटर और उसके परिवार के बैंक खाते पूरी तरह से सीज है। बैंक खातों को सीज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। तो हर तरफ से पुलिस पूरी तरह से विकास दुबे पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो हमारे साथ हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता भी इस वक्त इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, अब जो बैंक खाते हैं विकास दुबे के, ये पूरी तरह से सील होंगे। जी, वाकई में ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया अपनाई है अब जो पुलिस ने और जो विभाग के अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर निगाह रखे हुए लगातार मंडलायुक्त कानपुर के हैं वो सुधीरम बोबड़े, वो लगातार इस पूरी प्रक्रिया पर निगाह रखे हुए और उन्होंने भी पुलिस की जो कार्रवाई की उसकी संस्तुति की है। और उन्होंने साफ कहा है कि जो भी पुलिस अब कार्रवाई कर रही है वो पूरी नियमता सारी कार्रवाई बिल्कुल एकदम सही दिशा में जा रही है। चूंकि अब उनको अभी तक पुलिस अधिकारियों को अंदेशा था, चूंकि वो उसका जो मकान था वो सरकारी जमीन कब्जा करके वहां पर खड़ा किया गया था और जो उसमें करोड़ों रुपए की से वो मकान वहां पर खड़ा किया गया, तो उस मकान को सरकारी संपत्ति पर चूंकि खड़ा था इसलिए उस मकान को जमींदोज कर दिया गया। उसके बाद जो संपत्ति जो जमीन थी उसको कब्जे में ले लिया सरकार ने और जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने उसको जमीन को खाली करा दिया। इसके बाद अब जो बैंक खाते सीज करने की प्रक्रिया की गई, चूंकि अब अधिकारियों ने भी मान लिया है कि विकास दुबे यूपी से बाहर निकल चुका है और ऐसे में जाहिर सी बात अपने बैंक खातों से जो रुपया जमा है उसको एटीएम के जरिए और दूसरे खातों के जरिए जो आरटीजीएस के जरिए वो खातों से रुपए को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए उसके इस पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं अधिकारियों ने पूरी तरीके समझ लिया इस पर अगर रोक लगानी है ताकि वो बाहर जा करके इस रुपए का वो फिर से ना उपयोग कर पाए, इसके लिए उन्होंने खाता सीज करने की जो प्रक्रिया शुरू की है वो वाकई में एक बड़ी प्रक्रिया है। और उसको लेकर के अधिकारियों ने ये पत्र जारी किया है सभी बैंकों में जहां जहां उसके खाते थे, उसके परिवार के खाते थे। आपको रोकना चाहेंगे इस बीच एक और बड़ी खबर, विकास दुबे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से के न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा है। एसपी खीरी सहित प्रशासनिक अमला पहुंचा मोहम्मदी कोर्ट। लखीमपुर की कोर्ट 48 घंटे के लिए बंद की गई। कोर्ट के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से के न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। लखीमपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है विकास दुबे, इस तरह की खबरें भी हैं, लेकिन इस सूत्रों के हवाले से खबर है मोहम्मदी कोर्ट में सरेंडर करने की सुबुगाहट भी मिल रही है कि विकास दुबे लखीमपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक तरफ विकास दुबे के बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं, उसके परिवार के घर जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि वो लखीमपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। 48 घंटे के लिए कोर्ट बंद है। कोर्ट के अंदर और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुनील, इस खबर को लेकर क्या कहेंगे?
देखिए अभी उसके जो तमाम सारे अभी लोग कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरीके से अलग अलग बातें आ रही हैं। कभी बात आ रही थी सामने कि चूंकि ये मान लिया था अधिकारियों ने वो यूपी से बाहर निकल गया और राजस्थान की सीमा में पहुंच गया और राजस्थान में किसी मंत्री के संपर्क में है वहां पर, और उस संपर्क के जरिए वो कहीं ना कहीं राजस्थान में सरेंडर करने की फिराक में है। और ये भी कहा जा रहा था कि सोमवार को फिर वो सरेंडर करेगा, लेकिन अभी से एक बार फिर से लखीमपुर, अभी इससे पहले कुछ देर पहले जानकारी आई थी कि वो सीतापुर में सरेंडर कर सकता है। उससे कुछ देर बाद अब फिर से आ रही कि संभवतः वो उसका जो सबसे खास इलाका है नेपाल, तो चूंकि लखीमपुर से इस सारे बॉर्डर लगे हुए नेपाल के हैं और इसको लेकर के माना जा रहा है कि वो संभवतः उधर से लखीमपुर जा करके वो नेपाल के रास्ते गया होगा या तो नेपाल पहुंच गया है। अब ये सामने आ रहा है कि लखीमपुर में चूंकि जिस तरीके से कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है तो उसकी हो सकता है कि वो वहां पर लखीमपुर में सरेंडर करने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन मुझे ये लगता है आरिस कि वो लखीमपुर या सीतापुर या हरदोई या कानपुर में कतई सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो सरेंडर करेगा तो वो जानता है कि सरेंडर करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि यूपी की सरकार तो मुझे नहीं लगता उसका सरेंडर कोई भी कोर्ट स्वीकार करेगी, क्योंकि सरेंडर अगर वो डालता भी है तो उसकी सारी जानकारी पुलिस के अधिकारियों को मिल जाएगी। इससे साफ जाहिर है कि वो किसी भी सूरत में कहीं भी अगर यूपी में कहीं भी प्रवेश करेगा तो उसकी मुठभेड़ तय है। और क्योंकि वो इस समय अपने साथ जो 4 लोगों को लेकर के चल रहा है वो असलहों से भी लैस हैं, इससे साफ जाहिर होता है अगर पुलिस ने उसको पकड़ने की कुछ भी प्रक्रिया की तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से गोलियां चलना तय हैं और ऐसे में मुठभेड़ होगी। और मुठभेड़ में जाहिर सी बात है कि विकास दुबे का एनकाउंटर होना भी तय है। इसलिए वो मान रहा है कि इतनी बड़ी जो फोर्स का इतना बड़ा पुलिस का हमला है उसके सामने यूपी में फिलहाल उसके लिए हमें नहीं लगता कि सरेंडर करना इसके लिए कोई आसान बात होगी। फिलहाल अब जो भी तमाम सारे जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के फिलहाल सभी कोर्टों को भी अलर्ट पे रखा गया है, सभी जगह पे अलर्ट जारी किया गया है। और उसको लेकर के विकास दुबे, चूंकि हर किसी पर निगाह है कि विकास दुबे पर निगाह रखनी है, तो इसको लेकर के जगह जगह पर जब चूंकि चाहे लखीमपुर में सूचना पहुंची या सीतापुर पहुंचे, सभी जगह का फोर्स अलर्ट है। अगर वो कहीं पे सरेंडर करता है तो जाहिर सी बात है पुलिस की उसकी मुठभेड़ होना तय है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर वो सरेंडर विकास दुबे करता है तो पुलिस से मुठभेड़ हो सकती है, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच कई और अहम खबरें हैं जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये भी जानकारी मिल रही है कि विकास दुबे जो है वो राजस्थान की तरफ गया है, कहीं पे लखीमपुर की भी बात सामने आ रही है और ये भी खबर मिल रही है कि वो नेपाल जा चुका है। तो कई सारी खबरें भी इस बीच आ रही हैं, लेकिन फिलहाल इस पे कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि विकास दुबे लखीमपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त वहां पे कर दिए गए हैं। मोहम्मदी की कोर्ट में सरेंडर करने की मिल रही है सुगबुगाहट, इस तरह की भी खबरें। एसपी खीरी सहित प्रशासनिक अमला मोहम्मदी कोर्ट में पहुंच चुका है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो लखीमपुर की कोर्ट में 48 घंटे में सरेंडर कर सकता है, ये सूत्रों के हवाले से माफ कीजिएगा 48 घंटे के लिए वो बंद कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से के न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। लगातार इस खबर को सुनील कवर कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी उन्होंने की, तमाम पहलुओं को भी वो साफ तौर पर रख रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका सीधे तौर पर तारुफ करा दें। अमिताभ ठाकुर वरिष्ठ आईपीएस हैं, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत सेठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सुनील गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेंद्र सिंह चौहान हमारे एडिटर इन चीफ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ ठाकुर जी के पास सीधे सबसे पहले चलते हैं। अमिताभ ठाकुर जी, खबरें लगातार मिल रही हैं, कहीं से खबर आ रही है कि वो नेपाल जा सकता है, नेपाल चला गया है, कहीं राजस्थान की बात आ रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर कि वो लखीमपुर में सरेंडर कर सकता है सूत्रों के हवाले से। सबसे पहले क्या कहेंगे? अमिताभ ठाकुर जी, मेरी आवाज आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अमिताभ ठाकुर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से इस पूरे मामले पर अब पुलिस एक्शन मोड में है? जो है विकास दुबे का एक तरफ घर गिरा दिया गया है, दूसरी तरफ तमाम खाते जो है पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। देखिए, मेरा ये मानना है विकास दुबे का जो काम हुआ है वह चूंकि इस तरह का काम है जिसमें
और विधिक कार्रवाई की नितांत जरूरत है। तो एक पुलिस अफसर के रूप में, एक नागरिक के रूप में मेरा यह मानना है कि हर संभव विधिक कार्रवाई की जाए, पूर्वक की जाए, तत्परता के साथ की जाए। यह पूरे पुलिस विभाग के लिए चैलेंज है और इसको उसी रूप में दिखे जाने की जरूरत है। जो हम सभी इस बात से अवगत हैं, सहमत हैं कि घटना अत्यंत लोकतक है, भयावह है और इसमें हर प्रकार के कठोर विधिक कार्रवाई की नितांत जरूरत है। अमिताभ जी क्या कहेंगे? हमने देखा था कि एक तरफ एनकाउंटर का दौर चल रहा था, अब स्थिति ये सामने आ गई है कि बदमाश ही एक्शन मोड में चले आए हैं, पुलिस पे अटैक कर रहे हैं। अब कल से लेकर आज तक की मैं घटनाओं की बात करूं तो कई ऐसी खबरें आई हैं, शाहजहांपुर की बात करूं जहां पर पुलिस पर कट्टा तान दिया गया और कई ऐसी वारदातें हैं। क्या लगता है आखिर बदमाश इतने बेखौफ क्यों होते जा रहे हैं? अमिताभ ठाकुर जी। अभी चूंकि जैसे कल भी मैंने देखा था, डीजीपी साहब ने इस संबंध में एक बहुत ही सारगर्भित सर्कुलर जारी किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सर्कुलर का पालन कराने में लोगों के स्तर पर चूक हो जा रही है, क्योंकि उस सर्कुलर के तथ्यों का अगर अवलोकन किया जाए तो उसमें हर स्थिति से निपटने के लिए बातें बताई गई हैं। मेरा एनकाउंटर को लेके और इस प्रकार की चीजों को लेके मेरा स्पष्ट कहना है कि पुलिस को हर वह काम करना चाहिए जो विधि सम्मत हो। ठीक है, अमिताभ की अब तक आवाज दिए पर हम उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त सुरगेन सिंह चौहान हमारे प्रधान संपादक भी इस वक्त हमारे साथ है। सर, बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे हैं, ताजा अपडेट इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में सरेंडर कर सकता है, लेकिन ये भी खबर है कहीं पर राजस्थान की बात सामने आ रही है, कहीं पर यह भी बात सामने आ रही है कि विकास दुबे नेपाल जा चुका है। इन सब के बीच आपके पास क्या अहम जानकारी है सर? देखिए आरिस, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये हर बहुत बड़ी घटना के बाद जो अभियुक्त होते हैं या जो आरोपी होते हैं, उनके लिए ये इस तरीके की खबरें जो इस तरीके की इस लेवल की घटना हुई हो, इतनी गंभीर घटना हुई हो, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हों, तो इस तरह की घटनाएं होने के बाद जो आरोपी होते हैं वो जब पुलिस के हाथ नहीं लगते तो भी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन कई एंगल से आती रहती है। अभी हो सकता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, लेकिन अभी जो राजस्थान की बात है वो भी एक सूत्रों के हवाले से उसके भी पुष्टि नहीं हो पा रही है। कुछ लोग नेपाल जाने की बात कह रहे हैं। कल जो एक खबर ये भी सामने आई कि कल जो विकास दुबे की पत्नी है उसके मोबाइल का लोकेशन चंदौली मिला, जो नक्सल प्रभावित एरिया है। चंदौली के जो 3-4 ब्लॉक है वो नक्सल प्रभावित है, उस एरिया में उसका मोबाइल फ़ोन का लोकेशन मिला। तो अभी ये कहना कि लखीमपुर कोर्ट में विकास दुबे आएगा, सरेंडर कर देगा, वो कहेगा कि भाई एसपी साहब, डीएम साहब, दरोगा जी आइए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए या मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझे ले चलिए, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा मैं भरोसा नहीं करता इस तरह की जो सूचनाओं पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पुलिस के पास अभी एग्जैक्ट और पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी हो सकता है, जैसे कि अभी सुनील हमारे सहयोगी इस बात को लगातार कल से कह रहे हैं कि जो जिस तरीके की सूचनाएं और खबरें आ रही हैं वो कई गुमराह करने वाली खबरें हैं। और में एनकाउंटर में मारे जाने की खबर आ गई, कोई एक लाश का फोटो वायरल हो गया, कहा गया विकास दुबे की लाश है। तो इस तरीके की चीजें अभी हैं। जहां तक अंदर की बात है कि अभी पुलिस को कोई सीधा रास्ता विकास तक पहुंचने के लिए नहीं, मतलब एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मतलब ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन होती है जिसके जरिए आप उस अपराधी तक पहुंच सकें, मुझे नहीं लगता है कि पुलिस के पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब तक आई है। लेकिन पुलिस उस दिशा में बढ़ी जरूर है, 4 कदम बढ़ी है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगले 24 घंटे में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो चंदौली में उसकी पत्नी का मोबाइल फ़ोन का लोकेशन मिला, उसमें भी अब मेरा अपना मत है कि हो सकता है कि विकास दुबे बहुत ही सातिर अपराधी है, बहुत ही सातिर बदमाश है, सातिर गैंगस्टर है। वो ये ऐसा कर सकता है कि किसी व्यक्ति को अपना मोबाइल फ़ोन देकर चंदौली की तरफ भेज दिया हो, है ना, उसकी पत्नी का मोबाइल फ़ोन लेकर कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति चंदौली की तरफ जा रहा हो, पुलिस को गुमराह करे कि नहीं विकास दुबे, उसकी पत्नी, उसका परिवार साथ में ही है, चंदौली की तरफ जा रहा है, पुलिस का सारा फोकस चंदौली की तरफ हो और विकास दुबे किसी महाराजगंज के बॉर्डर से या बढ़नी के बॉर्डर से नेपाल चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें, हालांकि इस समय जो नेपाल बॉर्डर पर भी काफ़ी सख्ती है, काफ़ी चीज़ें मतलब बदल चुकी हैं, वो उस तरीके से चीज़ें नहीं कि बड़े आराम से फ्रीक्वेंट आवाजाही है, लेकिन इस तरह के अपराधियों के रिश्ते हर जगह होते हैं।
वहाँ की जो नेटवर्क जो माफिया तंत्र है नेपाल का, उसमें भी विकास दुबे के संबंध है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उसके जरिए कहीं ना कहीं नेपाली पुलिस और यहाँ जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट होते हैं, इसमें भी कहीं कोई अचंभे वाली बात नहीं है। तो संभावनाएं हैं, अभी संभावनाओं के आधार पर पुलिस चल रही है। अभी जहाँ तक मेरा अपना मत है, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन अभी ये भी नहीं तय है कि विकास दुबे के पास कोई मोबाइल फ़ोन है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी अंदर चल रही हैं। एक घटनाक्रम जो देखने को मिला कि जो चौबेपुर के एसओ थे विनय तिवारी, उन्हें सस्पेंड किया गया है, वहाँ नई तैनाती की गई है। सुनील अभी बता रहे थे कि उनके खिलाफ कई ऐसे सबूत हैं जो ये इस बात को पुष्टि करते हैं कि जो विनय तिवारी और उनके आसपास के 2-4-5 लोग ऐसे हैं जो विकास दुबे से लगातार संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे। तो ये एक बड़ा खुलासा हो सकता है अगर इस तरफ विनय तिवारी और जो उनके आसपास के लोगों को ड्रिल किया जाए तो। आरिस, साफ तौर पर अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इन सब के बीच जो फोन जो है वो लगातार ट्रेस किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर हमने थोड़ी देर पहले बताई, एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त कानपुर से बताने जा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मियों से रीजेंसी मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों से बातचीत चल रही। कई नेताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे रीजेंसी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीजेंसी पहुंचे हुए हैं। अजय कुमार लल्लू इस वक्त जो पुलिसकर्मी हैं, घायल पुलिसकर्मी हैं, उनके परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन पहुंचे हुए थे परिवार के लोगों से मिलने के लिए। और ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कई नेताओं के साथ इस वक्त रीजेंसी के बाहर है और अब वो अंदर जाएंगे, जहां पर वो घायल जो जवान शहीद, जो जवान घायल हुए हैं, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो एक ये तस्वीर भी है, लेकिन दूसरी तरफ एक्शन मोड में पुलिस भी नजर आ रही। जिस तरह से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, लगातार इस खबर पे हम बने हुए हैं। सुबह बोलेगा में आज इसी पर हम बात कर रहे हैं और कई सवाल भी हम उठा रहे हैं जो ग्राफिक्स के जरिए लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुर्गेन जी, अब ऐसा लग रहा है ये पूरा का पूरा प्रकरण अब राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है सर। बिल्कुल आरिस, अगर देखें तो राजनीतिक रूप क्या, ये प्रकरण ही राजनीति के जो कुछ आयाम हैं उनके इर्द गिर्द ये घूम रहा है। और विकास दुबे को लेकर ये कहा जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी दिनों तक वो रहा है और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में जो बड़े बहुजन समाज पार्टी के जो तत्कालीन जो ठीक ठाक नामचीन नेता हुआ करते थे उनके संपर्क में था, उन्हें हर तरीके से वो मदद किया करता था। नेता विकास दुबे का इस्तेमाल किया करते थे अपने हितों के लिए। तो उस दौर के जब विकास दुबे बहुजन समाज पार्टी में था, उस दौर के कई नेता आज मौजूदा जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है उसमें प्रमुख पदों पर मौजूद हैं। कई मंत्री हैं, बड़ी संख्या में 20 से 25 बड़े नेता जो उस दौर के बीएसपी में हुआ करते थे आज बीजेपी में है। तो इसमें कहीं कोई अचंभे वाली बात नहीं, कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन नेताओं से विकास दुबे के लगातार अनवरत संबंध रहे हैं और अभी भी हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है एक मंत्री को लेकर, वो सारी चीज़ें अभी जांच का विषय हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस संदर्भ में भी चीज़ों को देखेंगे और जांच वगैरह करवाएंगे। मंत्री के साथ में विकास दुबे नजर आ रहा है, एक व्यक्ति और है। अब वो तस्वीर कितनी पुष्ट है, कितनी ओरिजिनल तस्वीर है, डॉक्टर्ड है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन एक तस्वीर वायरल होना अपने आप में अलग बात है। वो मंत्री जी ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी रैली में विकास दुबे के साथ में खड़े हुए कि भाई मैं नेता हूँ, मैं सार्वजनिक जीवन जीता हूँ, तो मेरे साथ कोई भी व्यक्ति फोटो खिंचवा लेता, मैं हर व्यक्ति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो लेकर घूमूंगा नहीं। नेता अक्सर इस तरह का जवाब देते हैं। तो वहाँ उस तस्वीर में केवल 3 या 4 लोग नजर आ रहे हैं और पूरे इत्मीनान से वो तस्वीर खिंचवाई गई है पूरे होश हवास में। तो इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है कि वो जो सरकार के मंत्री हैं उनके साथ में विकास दुबे की तस्वीर है। इसी तरीके से और कई तस्वीरें, कई और कनेक्शन सामने आ रहे हैं। जो विकास दुबे का सत्ता कनेक्शन है, सत्ताधारी दल के अंदर का कनेक्शन है, उसके अलावा अन्य भी तमाम कनेक्शन, उसके यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी में भी विकास दुबे कहीं ना कहीं किसी न किसी नजरिए से घुसा हुआ है। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि अब तक
पिछली बार जब संतोष शुक्ला की हत्या के बाद विकास दुबे का मकान पुलिस ने ढाया था, उसके अलावा 5-7 मकान और ढा दिए थे। जो आरिस हम लोगों ने आज तस्वीर दिखाई, उससे बदतर तस्वीर थी, उससे बदसूरत तस्वीर थी। मैं स्वयं वहां गया था जब मकान ढहाने की कार्रवाई हुई थी, तो वहां जाकर देखा था कि पूरी तरीके से मकान बिल्कुल पता ही नहीं, आप बता नहीं सकते कि कोई मकान भी रहा होगा। लेकिन क्या वो स्थिति बरकरार है? जो हम लोगों ने देखा, जो दर्शकों को हम लोगों ने दिखाया कि जो पुराना मकान था जो ढाया गया, उससे बड़ा, उससे कई गुना बड़ा मकान, किले नुमा मकान विकास दुबे ने बना लिया। तो ये कैसे हो गया कि दोबारा उसको पुलिस ने क्यों नहीं रोका? अवैध जमीनों पर कब्जा कर रहा था, क्यों नहीं रोका? लगातार उसकी संपत्तियां बढ़ती गई, मकान और अट्टालिकाएं ऊंची होती गई। तो ये किसके दम पर? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, अफसर, नेता, अपराधी, ये गठजोड़ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि हमारे साथ में कई जो पुलिस के पूर्व अधिकारी या मौजूदा अधिकारी जुड़ते हैं, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि साहब पुलिस बड़ी पाक साफ है। निश्चित तौर पर पुलिस का काम बड़ा महत्वपूर्ण है और सारे पुलिस वाले, सारे पुलिसकर्मी, सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में या अपराध में नहीं डूबे हुए, लेकिन अपराध में डूबे नहीं हैं, ये एकदम खारिज नहीं किया सकता। ठीक है कैलाश, मैं आऊंगा दुर्गेश जी आपके पास। कैलाश झांसी से एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ है। कैलाश जी अपनी बात को रखें। कैलाश जी अपनी बात को रखिए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही। हाँ भाई साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि कानपुर में इतना बड़ा गैंगस्टर विकास दुबे जैसा इतना बड़ा कांड कर देता है, जिसमें एक सीओ साहब, 3 इंस्पेक्टर और 4 सिपाही मारे जाते हैं। ऐसे गैंगस्टरों पर राजनेताओं का पूरा संरक्षण प्राप्त होता है और इनकी पुलिस की मिली भगत भी होती है। श्रीमान जी, आज ऐसा ही गैंगस्टर झांसी में है, कमलेश यादव, इसकी सीट नंबर 50 है का अपराधी। आज तक पुलिस ने क्या किया? अभी जमानत कटा के जेल के अंदर है और सलाखों के पीछे से अपना साम्राज्य चला रहा है। श्रीमान जी, आज जेलर हो, सुपरिटेंडेंट हो, जेल का डॉक्टर हो, पलंग पे ऐसो आराम फरमा रहा है गैंगस्टर। इसकी सीट नंबर 50 का अपराधी कमलेश यादव, 60 मुकदमे है उसके ऊपर, थाना प्रेमनगर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश हमसे जुड़ने के लिए। कैलाश भी एक तस्वीर बता रहे हैं और ये तस्वीर कोई नई नहीं है। इस तरह की लगातार हम खबरें देखते रहते हैं। जब हमने देखा था कि अतीक अहमद भी जेल के अंदर से पूरा साम्राज्य चला रहा था, तो ये भी तस्वीर है जहां पर जेल के अंदर से भी बदमाश जो है वो अपना काम करते हैं, अपना साम्राज्य चलाते हैं, स्थापित भी करते हैं। इस बीच एक बड़ा बयान ओपी राजभर ने दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको एक और बता रहे हैं। यूपी सरकार के ब्यूरोक्रेसी चला रही है, सरकार के तमाम दावे फेल साबित हो रहे हैं, ये बड़ा बयान। बड़ी खबर इस वक्त एक और आपको बता रहे हैं। सुबह सपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर का इस बीच एक बयान भी सामने आ गया है। ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर निशाना साधा है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष घायलों से मिलने भी पहुंचे हैं। प्रदेश पे जंगल राज कायम हो गया, ये बात ओम प्रकाश राजभर ने कही है। महिलाओं के सुरक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं के सुरक्षा के दावे खोखले हैं सरकार के, तो जबरदस्त हमला बोला है। आला अधिकारियों की लापरवाही से कानपुर की ये घटना हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बात अमिताभ ठाकुर जी ने भी कही थी कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। जब डीजीपी साहब ने एक सर्कुलर जारी कर दिया था तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, तैयारी क्यों नहीं की गई, दबिश को लेकर तमाम ऐसे सवाल थे जिसको लेकर अमिताभ ठाकुर जी ने अपनी बात रखी थी, डीजीपी के सर्कुलर का जिक्र किया था। इस बीच एक खबर और है जहां पर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। ये बात ओम प्रकाश कह रहे हैं। तो अब पूरा का पूरा जो प्रकरण है वो राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। जो विपक्ष है वो जमकर हमला बोल रहा है। आपको याद होगा पहले ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी के दामन थामे हुए थे तब उनको ये तमाम चीजें नजर नहीं आ रही थी और अब वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यूपी की सरकार ब्यूरोक्रेसी पे चल रही है। ओम प्रकाश राजभर हमेशा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, हमेशा इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर आपको बता रहे हैं और इन सब के बीच हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जी भी जुड़े। अमिताभ ठाकुर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? तो ठीक है, उन तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही। उदय उन्नाव से एक दर्शक हमारे साथ है। उदय जी अपनी बात को रखें। उदय जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सर, पहुंच रही है। क्या कहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो प्रदेश में जंगल राज व्याप्त और सपा बसपा और सरकारों को कोसने से अच्छा ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश दें और सरेंडर करने से अच्छा होगा कि
उसको मार गिराएं विकास दुबे को। यही उन मारे गए सभी पुलिस वालों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उदय जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का सिर्फ एनकाउंटर ही होना चाहिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले अपने आपको खबर बताई जहां पर ओपी राजभर ने एक बयान दिया है। जंगल राज साफ तौर पे क्या है, बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। वहीं पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कानपुर एजेंसी पहुंचे हुए हैं। जो घायल पुलिस वाले हैं उनसे मुलाकात करने के लिए रिंकू कानपुर से, इस बीच एक दर्शक भी हमारे साथ हैं। रिंकू जी अपनी बात को रखें जल्दी से। रिंकू जी से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, इस डिबेट का आप भी हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल आप भी पूछ सकते हैं। लेकिन इस बीच दुर्गेन जी जिस तरह की बात ओपी राजभर कह रहे हैं और ये भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एजेंसी पहुंचे हुए हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पानी सर के ऊपर चला गया है। क्या सरकार जो तमाम दावे, तमाम बातें बड़ी बड़ी की जा रही थी एक तरफ कि बदमाश बाहर भाग जाएंगे, बदमाश यहाँ पे रह नहीं सकते, लेकिन स्थिति तो उससे उलटती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति क्यों बनती जा रही है सर उत्तर प्रदेश में? कुल मिलाकर हारिस अगर देखें तो ये हाल की 2-3 घटनाएं जो हुई हैं वो वास्तव में थोड़ा सेटबैक है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और जो कानपुर की घटना है वो बेहद मतलब एक खतरनाक घटना है और एक तरीके से पुलिस का मनोबल इससे कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली घटना है। अगर विकास दुबे जल्द से जल्द पकड़ा नहीं जाता है तो ये एक, इससे मेरा अपना मानना है कि पुलिस का मनोबल कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ेगा। लेकिन जहां तक सरकार की बात रही, सरकार का स्टैंड अभी भी वही है और एक नए सिरे से मुख्यमंत्री ने आज ही कहा है कि नए सिरे से जिलों में पुलिस कप्तान, अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री मुझे लगता है सभी जो जिलों के कप्तान हैं प्रदेश भर के, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी सब साथ में मुख्यमंत्री के रहेंगे लखनऊ से, और लखनऊ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर एक एक जिले की समीक्षा मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। तो सरकार के स्तर पर मेरा अपना मानना है कि सरकार ने जो वादा किया था इस प्रदेश की जनता से जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अजय कुमार लल्लू क्या इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? में जिस तरह की घटना सामने आई, हमारे 8 जवान जो शहीद हुए उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो लोग घायल हैं उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। आज इसी क्रम में हम लोग आए, लोगों से मिले और मिलने के बाद हम लोगों ने देखा उनका हालचाल जाना। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, जंगल राज है। जिस तरह अपराधी बेखौफ होकर रोज घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। अपराधी बेखौफ हैं। पिछले समयों की घटनाओं में सरकार और सत्ता के संरक्षण होने के नाते अपराधियों का आज मनोबल बढ़ा है। आपको याद होगा इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई थी, भीड़ ने हत्या की थी। जिन लोगों ने हत्या किया
उसको जेल से छूटने के बाद इसी सरकार ने के तमाम नेताओं ने अपने कंधों पर बैठाकर फूल माला लादकर घुमाने का काम किया था। कन्नौज में जिस तरह सांसद के द्वारा तहसीलदार को मारा गया, सहारनपुर में जिस तरह एसएसपी के घर में घुसकर तांडव किया गया वहां का स्थानीय सांसद द्वारा, और इसी सरकार के लोगों ने पूरी तरह संरक्षण देने का काम किया। कल के दिन प्रयागराज में 4 लोगों की निर्मम हत्या, 2 लोगों की बाराबंकी में हत्या, 1 हत्या लखनऊ में, कहीं न कहीं गाजियाबाद में 2 हत्या। कहीं न कहीं ये घटना इस बात को साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है, अपराधी बेखौफ है। कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था के विषय पर सदन में भी और सड़कों पर भी संघर्ष करने का काम करेंगे। तो अजय कुमार लल्लू को साफ तौर पर सुन रहे थे, जमकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, आपराधिक घटनाओं का भी जिक्र कर रहे थे और अपराधियों ने उत्तर प्रदेश पे कैसे खाका खींचा उसको ही बता रहे थे। प्रयागराज, कानपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, तमाम जगहों का वो जिक्र भी कर रहे थे। सुनील, लेकिन अब एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि आज कल हमने देखा था जो जेसीबी शहीद पुलिसकर्मियों की मौत की वजह बनी थी, आज उसी जेसीबी ने विकास दुबे का पूरा जो घर है वो नेस्त नाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया। जब ये पूरा का पूरा घर नेस्त नाबूद किया गया तो क्या पुलिस को वहां से किसी तरह का कोई हथियार या सीसीटीवी फुटेज, कोई इस तरह की चीजें मिली? देखिए, वहाँ पर जाकर के जो हालात देखे गए तो वहाँ पर जब सुबह से ही वहाँ पर जो बिल्हौर तहसील की टीम मौके पर पहुँची थी और वो टीम ने वहाँ पर जाकर जो जेसीबी खड़ी हुई थी उसी जेसीबी के जो चालक था उसको बैठा करके उसने तुरंत वहाँ पर चूँकि ये जो मकान था पूरा विकास दुबे का, ये अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया था, तो इसको प्रशासन ने निर्णय लिया कि इस मकान को गिरा दिया जाए। चूँकि इसके अवैध रूप से कमाई की संपत्ति से इस मकान को खड़ा किया गया था, इसलिए इस मकान को गिराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो अंदर जाकर के जो देखा गया वहाँ पर एक बंकर टाइप का बना हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था हो सकता है इसके अंदर भारी मात्रा में हथियार रखे हों, लेकिन वहाँ पर हथियार तो नहीं मिले। लेकिन हथियारों, ये माना जा रहा है कि ये विकास दुबे ने वहाँ पर हथियारों को, जखीरे को रखने के लिए उसको बनवाया था। एक मकान के बगल में एक पूरा मकान था, उसमें नीचे बड़ा सा तहखाना था, उसमें अंदर उतर करके जाने पर यह नज़र आ रहा था यहाँ पर पहले से बहुत सारे हथियार वगैरह रखने की पूरी जगह बनाई गई होगी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि बाहर, मकान के बाहर जो सीसीटीवी लगे थे, उनकी जो 16 सीसीटीवी लगे थे मकान के हर छोर पर। अगर उसका मकान जो एक तिराहे पर चूंकि है, 3 रास्ते उस मकान पर आकर के मिलते थे, तो उस मकान पर देखने में वहां पे हर कोने पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोड सिवली जा रहा है उस पर भी एक सीसीटीवी कैमरा, जो चौबेपुर जा रहा है उसके लिए भी सीसीटीवी कैमरा, इसके अलावा जो पड़ोसियों घर की तरफ मुड़े हुआ वहां भी सीसीटीवी कैमरा, और घर के मकान के पीछे की तरफ भी सीसीटीवी कैमरे। और सबसे बड़ी बात यह कि हाई रेजोल्यूशन के वो सीसीटीवी कैमरे, तो जो नाइट विजन कैमरे भी थे उनको भी लगा रखा गया था। ये देखने में उन्हीं में आता है कि जो बड़े अपराधी किस तरीके के उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगा रखे हैं कि अगर कभी पुलिस दबिश देने का मन बनाए भी तो वो सीसीटीवी कैमरे देख करके पुलिस कहीं ना कहीं इसको फायदा उसको कोर्ट में मिल जाएगा। कि पुलिस जब जो होता है कि कहीं से गिरफ्तारी करती दिखाती कहीं पर है, तो उसने संभवतः इसीलिए वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे कि अगर पुलिस की गिरफ्तारी करती भी है तो उसको बाद में ये काम आएंगे। लेकिन जब पुलिस ने अंदर जाकर के देखा है वहां पर, तो वहां पर डीवीआर बिल्कुल वहां से गायब थी, वहां पर जो सारे जो और उपकरण होते वो भी सब गायब थे। तो इससे माना जा रहा है कि उसने जो ये हरकत वहां पर की थी पुलिसकर्मियों को, उसने ताबड़तोड़ हत्या की उसने की, और उसके जो गुर्गे थे वो जिस तरीके से फायरिंग कर रहे थे वो सारी की सारी घटना उस पूरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके चलते वो डीवीआर निकाल करके भाग गया। चूंकि जब संतोष शुक्ला मंत्री की हत्या उसने की थी तो उस दौरान उसके बाद कोई भी सबूत ना होने के चलते उसको कोर्ट ने रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। चूंकि पुलिसकर्मियों ने उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी और जो गांव के लोग थे वो भी गवाही से मुकर गए, वो ज्यादातर सब उसके फेवर में थे। यही कारण है कि वो डीवीआर लेकर के भाग गया और उसने उसके खिलाफ, चूंकि उसको पता है कि अब हमको जब वापस लौटेंगे अगर हम पुलिस के हाथ पड़ गए तो कोर्ट हमको बाइज्जत बरी कर देगी, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होगा। ठीक है, तो कानूनी दांवपेच में भी जो विकास दुबे है वो बहुत ज्यादा माहिर है। लेकिन इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि कानपुर कांड से जुड़ी लखनऊ में KNews की खबर का बड़ा असर हुआ।
के न्यूज की खबर का लखनऊ प्रशासन ने संज्ञान लिया। इस वक्त की खबर हमेशा की तरह विकास दुबे के भाई के घर खड़ी गाड़ी कब्जे में ले ली गई। लगातार ये भी खबर हमने दिखाई है, वो गाड़ी एम्बेसडर है। कानपुर कांड से जुड़ी हुई खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिस गाड़ी का जिक्र है वो सफेद कलर की एम्बेसडर है, जिस पर प्रमुख सचिव लिखा हुआ था और वो प्रमुख सचिव के नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी नीलामी में वो गाड़ी। तो खबर इस वक्त आपको बता रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो गाड़ी नीलामी में ली गई और उस गाड़ी को फिलहाल कब्जे में ले लिया गया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर और भरत सेठी हमारे संवाददाता भी इस खबर पे, ये देखिए ये वो गाड़ी है व्हाइट कलर के एम्बेसडर और जिसकी जांच भी की जा रही है और इसी गाड़ी को हिरासत में ले लिया गया है। ये वही गाड़ी थी जिससे विकास दुबे भौकाल काटता था, यही वो गाड़ी है, व्हाइट कलर की ये एम्बेसडर है। आप सोचिए सिस्टम में विकास दुबे इतना घुस गया है कि उसे ये एम्बेसडर भी मिल जाती है जो प्रमुख सचिव के नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। वो बड़े बड़े सरकारी ठेके भी ले लेता है और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। ये स्थिति है। अगर बदमाशों को इसी तरह से पैसा ये प्रशासन या ये तंत्र देता रहेगा तो लगाम कैसे लगाई जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि अब बदमाश डिफेंस मोड में नहीं है, वो अटैकिंग मोड में आ गए हैं। वो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, वो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई। वो एम्बेसडर गाड़ी है, उसको जांच के लिए लिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर ताजा जानकारी आपके पास क्या है? बिल्कुल आपको बता दें कि के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। आज सुबह से लगातार इस खबर पर के न्यूज दर्शकों को दिखा रहा है कि जो उनके भाई के घर जो देव प्रकाश दुबे हैं, जो विकास दुबे हत्यारे के भाई हैं, उनके घर में 2 एम्बेसडर कार खड़ी थी। जो एक कार थी उसमें बीजी नंबर की गाड़ी थी। जब से के न्यूज की जो कैमरे पे नजर गई उस पे लगातार के न्यूज ने उस खबर को दिखाया, उस खबर की पड़ताल करी, एआरटीओ से भी इस खबर की जानकारी ली कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड हो। अब जानकारी जो के न्यूज को पुख्ता प्राप्त हुई है वो जानकारी ये है कि वो जो गाड़ी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर के नाम से 2004 में रजिस्टर्ड गाड़ी थी। वो 2004 में वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी और लगातार के न्यूज इस खबर को दिखा रहा था, जिसके बाद प्रशासन जागा है और प्रशासन ने पूरी फोर्स को भी उसके देव प्रकाश दुबे तो विकास दुबे के भाई के घर में भेजा है उस गाड़ी को कब्जे में लेने के लिए। के न्यूज की खबर का बड़ा असर यहाँ देखने को मिला है। भरत सेठी, हमने देखा है कि कानपुर के घर को तो पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया कि लखनऊ पे घर पे को लेकर किसी तरह कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए कानपुर के बाद लखनऊ की जो घर है वहां पे भी ये बातें सामने आ रही थी कि उस घर को भी शायद धराशायी किया जाएगा, लेकिन ऐसी जो बातें वो पुष्टि नहीं हो पाई। फिलहाल लखनऊ पुलिस जो है, कृष्णानगर पुलिस लगातार उनके पूछताछ कर रही है। उनके घर पे लगातार वहां पे जो सुरक्षा के इंतजाम बात की जाए तो पुलिस वाले लगातार बैठे हुए हैं। किसी प्रकार के सुराग उनको कहीं से मिल जाए इस पर लगातार पुलिस उनके जो विकास दुबे जो है उनके भाई दीप प्रकाश दुबे के घर पे लगातार वहां पे पूछताछ चल रही थी। लगातार वहां पे पुलिस आ रही है। लगातार इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जल्द से जल्द जो विकास दुबे है उसको गिरफ्तार किया जाए। भरत, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि जो वहाँ पर ये मकान बनाया गया था ये बिना नक्शे को पास कराए हुए बनाया गया और ये भी कहा जा रहा तो जो उसका एक नक्शा वहाँ पर दिया गया था एलडीए में उसमें कुछ खामियां थी जिसके चलते उस पर वहाँ पर रोक लगा दी गई थी कि निर्माण नहीं कराया जाएगा। उसके बाद भी इसका निर्माण कराया गया। तो क्या लगता है इस मकान को लेकर अभी कुछ एलडीए के अधिकारियों ने कुछ वहाँ पर जाँच पड़ताल की है कि आखिर ये मकान जो जमीन है ये किसके नाम पे थी और ये मकान इसको बनवाया किसने था, और क्या ये मकान जो बनाया गया है क्या नक्शे के अनुरूप बना है या नहीं? क्या इसको लेकर के कुछ वहां पे एलडीए के अधिकारियों ने कोई जांच पड़ताल कुछ की है क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एलडीए के अधिकारी फिलहाल अभी ये जांच पड़ताल करने का विषय जांच कर रहे हैं। जब जानकारी हम लोग ने लेनी चाहिए, के न्यूज लेनी चाहिए, ये जानकारी प्राप्त हुई जो वहां पे मकान था इंद्रलोक कॉलोनी में, वो उसकी वाइफ जो उसके नाम पे रजिस्टर्ड था और ये नक्शे की बात जो लगातार सामने बातें आ रही हैं उस पर भी सारे अधिकारी उसको जांच कर रहे हैं। इस जांच का विषय है, लगातार इस पर जांच की जा रही है। जरूर ये उसकी ऊंची पहुंच रखता था, सत्ता तक इसकी हमेशा अपनी पकड़ को बताता था। हो सकता है अधिकारियों की मिलीभगत से उसने इस निर्माण में इस मकान का निर्माण करवाया हो। कौन अधिकारी भरत मिले हुए थे कि इसके बारे में कोई अपडेट या कोई जानकारी, कोई नाम? देखिए नाम अभी प्रकाश में नहीं आया। जरूर हम लोग ये सर्च कर रहे हैं कि कौन कौन इसमें अधिकारी शामिल था, कौन कौन अधिकारी वो है जो इनसे मिले हो सकते हैं।
जब से ये जो खबर के न्यूज संज्ञान लगातार दिखा रहा है, अधिकारियों से लगातार हम लोग संपर्क करना चाह रहे हैं इस विषय पर, लेकिन कोई भी अधिकारी, कुछ अधिकारी तो फोन पे बात ही नहीं कर रहे हैं और कुछ से संपर्क करने से डायरेक्ट लोग अगर बात किया, संपर्क करने की कोशिश करें तो उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। जहां विकास दुबे का नाम लिया जाता है वो फोन कट हो जाता है। तो साफ तौर जहां पर विकास दुबे का नाम लिया जाता है बात आगे नहीं बढ़ती है। दुर्गेश जी, ये तंत्र है, ये सिस्टम है जो एक तरफ उसको पैसा भी मुहैया करा रहा है, टेंडर भी दिए जा रहे हैं, गाड़ी भी देखिए उनके पास पहुंच जा रही है एम्बेसडर इस सिस्टम से निकलकर। तो आखिर कैसे इन बदमाशों पे लगाम लगाई जा सकती है जब सिस्टम ही इन बदमाशों को मजबूत कर देता है? और यही वजह है कि अब बदमाश डिफेंस बोर्ड में नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आरिफ, आपने ठीक कहा। जैसा कि हमारे सहयोगी भरत सेठी बता रहे थे कि ये जो प्रक्रिया है, जो गाड़ी को लेकर जो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसका खुलासा किया, दरियाफ्त की, सारी चीज़ों को लेकर पड़ताल हुई है, तो मेरा अपना ये मत है कि ये गाड़ी किसी प्रमुख सचिव को अलॉट रही होगी जिसकी तफ्तीश वो कर रहे हैं भरत सेठी। ये किस विभाग की गाड़ी है? क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो मेरी जानकारी है, कोई विभाग के नाम से रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद फिर अलॉटमेंट होता है प्रमुख सचिव के नाम। तो इन सब सारी चीज़ों को जैसे जैसे परतें खुलेंगी तो मुझे लगता है इसका हमें जवाब मिल जाएंगे। आपने जो दूसरा सवाल किया कि अफसर मिला हुआ है, नेता का संरक्षण है, पुलिस मिली हुई है, तो फिर पुलिस तो मरेगी ही, पुलिस के जवान तो फिर शहीद होंगे ही। अगर इस तरह की स्थितियां, एक अपराधी को अगर सर पर बैठा लिया जाएगा तो ये स्थितियां होंगी। अभी झांसी से हमारे एक दर्शक कह रहे थे कि वहां भी किसी वो माफिया का नाम ले रहे थे जो जेल में बंद है और वो लगातार जेल से बैठकर नेटवर्क संचालित कर रहा है, कब्जे कर रखे हैं, सरकारी तंत्र पर उसका कब्जा है पूरी तरीके से। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने एक पड़ताल शुरू कराई है आज से, अगर वो ईमानदारी से इन पुलिस अफसरों ने उसकी पड़ताल कर दी तो मुझे लगता है हर शहर में किसी न किसी कोई विकास दुबे का कोई प्रतिरूप, इससे थोड़ा कम या इससे थोड़ा ज्यादा, इस तरह के लोग निश्चित तौर पर आपको निकलेंगे। इस घटना के बाद, चूंकि ये घटना बेहद बड़ी है, पुलिसकर्मियों की एक साथ इतने पुलिसकर्मियों की हत्या, ये बहुत गंभीर घटना, बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद से जाहिर सी बात है विकास दुबे एक अलग तरीके का खौफ है लोगों में। और अधिकारी, जो भरत कह रहे थे, अधिकारी बात करने को तैयार नहीं होते। उसकी वजह आरिस ये है कि जो सत्ता और जो अफसरों का जो संरक्षण होता है ऐसे लोगों के लिए, तो नीचे के मातहत लोग वो इस तरह की विवाद में, बवाल में फंसना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि कौन विवाद में पड़े, एक अपराधी से दुश्मनी लो, फिर अपने विभाग के अफसर से दुश्मनी लो, नेता से दुश्मनी लो, तो इससे चुपचाप रहो और शांति से अपना निकल लो। तो इस तरीके के मसले जो रहते हैं वही इस तरह के अपराधियों को बड़ा करते हैं। ठीक है दुर्गेश जी, एक दर्शक जुड़ गए विनीत कानपुर से हमारे साथ। विनीत जी, अपनी बात को रखें। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, विनीत बोले। जी जी जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि आरिफ जी, हम कल से देख रहे हैं कि के न्यूज आपका चैनल मतलब ये दिखा रहा है कि हिस्ट्री सीटर में 60 मुकदमे दर्ज थे चौबेपुर थाने में। यानी 60 मुकदमे अगर किसी आम अपराधी के ऊपर दर्ज हो जाते हैं तो अब तक तो जहन्नुम की रास्ता जाने कब की पकड़ लेता है। लेकिन हम देख रहे हैं 60 मुकदमों के बावजूद उसकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य भी बन जाती है और चुनाव भी लड़ती है, चुनाव जीत भी जाती है। लेकिन पुलिस मुठभेड़ इनकाउंटर करने की बात तो बहुत दूर की बात है, उस पर हाथ तक नहीं रख पाती है। लखनऊ में आप दिखा रहे हैं कि उसके भाई के घर पे गाड़ियां बरामद हो रही है, वो भी सरकारी रजिस्टर्ड गाड़ियां जो VIP नंबर की हैं। और आपका चैनल दिखा रहा है कि किले नुमा बिल्कुल फेंसिंग लगा हुआ VIP घर उसने बना रखा था। तो ये सब एक दिन में तो नहीं क्रिएट हुआ। जैसे आपने बताया कि 2001 में राजनाथ सरकार में उसने इतना बड़ा कांड किया था। तो क्या प्रशासन की नजर, क्या पुलिस की नजर, क्या सत्ताधारी पार्टी और जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे BJP के हों, क्या आज तक उनकी नजर इन पे नहीं पड़ता है? क्या उन्हें ये इस बात से ये लोग अनजान थे कि इतना बड़ा क्रिमिनल है और इतनी ऊंचे ऊपर तक पहुंच बना रहा है तो कभी बड़ा कांड भी कर सकता है इस पैठ का फायदा उठा करके? शायद जो कांड किया उसने इसी रसूख का फायदा उठा करके इतना बड़ा कांड किया जिसमें 8 पुलिस वाले आज शहीद हो चुके हैं। बड़ी बात। सुनील, क्या कहेंगे? जी, वाकई में ये एक दर्शक का सवाल है, ये उनका करना लाजमी है, क्योंकि ये हालात तब हैं कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ 2 मुकदमे हो जाते हैं तो पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, कह रही है उसका हाफ एनकाउंटर कर रही है। और 60 तो सिर्फ चौबेपुर में इसके खिलाफ मुकदमे हैं, सिवली में दर्ज हैं, उसके अलावा और भी कई मामले दर्ज हैं। टोटल इसके खिलाफ 73 मुकदमे दर्ज हैं और सब के सब हत्या और हत्या के प्रयास के मामले हैं और सब में कहीं ना कहीं वसूली के मामले हैं। और इन 73 मुकदमों के बाद भी वो लगातार प्रदेश सरकार के मंत्री के साथ गले में हाथ डालकर फोटो खिंचवा रहा है। ठीक
के कानपुर के जो एसएसपी रहे हैं उनके साथ घर में बैठ करके खाना खा रहा है, वहां पर बैठ के अपने मन मुताबिक एसओ को चौबेपुर एसओ में पोस्ट करवा रहा है। ये इस सरकार में नहीं, सपा सरकार में भी उसका यही हाल था, बसपा की सरकार में वो यही हाल था। वो लगातार जो नेता होते थे उनके घर में आना जाना रहता था, उसके घर के बाहर लाल और नीली बत्ती वालों का तो जमावड़ा लगा रहता था, हमेशा का रहा है, कभी कोई आज का नहीं है। उसका चाहे कानपुर नगर में शास्त्री नगर इलाका मान ले, या चाहे बिकरू गांव हो, या फिर लखनऊ के जो कृष्णा नगर का इसका इलाका है, उन सभी जगहों पर लाल बत्ती नीली बत्ती वालों की गाड़ियों की लाइन लगी रही हमेशा। आखिर क्या कारण था वहां पर लाइन लगी रहती थी? क्यों? जब 73 मुकदमे वाले को ये लाल नीली बत्ती वाले और सफेद पोस्ट लोग जब उसको संरक्षण देंगे तो जाहिर सी बात है उसके भाव तो बढ़ेंगे ही। और यही कारण रहा कि उसने लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ वो अपराध पे अपराध करता चला गया। और जब मंत्री जैसी हत्या के मामले में वो बरी हो गया तो उसकी तो बाछे खिलना बिल्कुल तय था कि उसको लग रहा था जब मंत्री के मामले में बरी हो गए तो तमाम, चाहे पुलिस को हम हत्या करें, चाहे एसपी को मारें या सीओ को मारें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण था कि अगर ये सफेद पोस्ट उसको बर्दाश्त न प्राप्त होता तो आज ये इतनी बड़ी घटना ना होती। ठीक है, अब इस बीच आशुतोष कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। आशुतोष जी अपनी बात को रखें जल्दी से। जी अरे सर, मैं ये कह रहा था कि जो ये विकास दुबे जो हुआ है, इन्होंने इतना बड़ा कांड किया है, इस पर सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं आ रहा कि सपा के हैं क्या, ये नहीं आ रहा है खुल के पूरी चीजें, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं लोग। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी मतलब इसमें मतलब कोई छोटी सी कोई मतलब किसी को 2 मुकदमे लगते हैं तो पुलिस जाने क्या कर डालती है, और ये लोग इसमें बीजेपी में भी कई लोग हैं, और ये सब सपा वाले सब क्या करते हैं, गुंडे करते पूरी पूरी। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। भरत सेठी आप कुछ कहना चाहेंगे, जल्दी से जानकारी दें। जी बिल्कुल, आपको एक बड़ी खबर बता दें कि जो 2004 में जो अम्बेसडर कार जो डी प्रकाश दुबे के यहाँ से बरामद हुई है वो 2004 की रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है। और बात की जाए प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर के जो गवर्नर के नाम से वो रजिस्टर्ड गाड़ी थी सर, वो जो बरामद की गई है और जिसको पुलिस अब हिरासत में ले रही है। उसके बाद कोई भी इसको गाड़ी का ना ही नीलामी में आई है गाड़ी, ना ही रजिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रकरण दिया गया इसमें। तो जाहिर सी बात है उसके इस पूरे फर्जीवाड़े में उसका घर भी शामिल था। जाहिर सी बात है ये जो गाड़ी है वो या तो चोरी करके लाई गई होगी, या तो प्रमुख सचिव ने उसको, जो प्रमुख सचिव राज्य संपत्ति विभाग के रहे होंगे, उन्होंने इस गाड़ी को उसको तोहफे में दी होगी। तो जाहिर सी बात है एक अगर प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी एक गली के गुंडे को इस तरीके से गाड़ी गिफ्ट करेगा, वो भी सरकारी गाड़ी गिफ्ट करेगा, तो जाहिर सी बात उसके संबंध क्या रहे होंगे। और जब परिवार के लोग कह रहे हैं नीलामी में खरीदी गई है, तो इसका मतलब इस पूरे घोटाले में पूरा का पूरा परिवार उसके शामिल है, और सब के सब उसके जो जितने भी अपराध हैं उन सब में उसकी हिस्सेदारी है। चूंकि जो एक नंबर वहां पे गाड़ी नजर आ रही है यूपी 35 नंबर की, वो भी एक किसी दीक्षित के नाम रजिस्टर्ड है, एक जो बुलेट है वो किसी अनुराग त्रिपाठी के नाम से रजिस्टर्ड है, और कोई भी गाड़ी इसके अलावा एक इसके बिकरू में घर पे एक स्कॉर्पियो खड़ी नजर आई है, वो किसी अमन तिवारी के नाम पर रजिस्टर्ड है जो कि शिवराजपुर का रहने वाला है। इसके अलावा जो एक वहां पे फॉर्च्यूनर खड़ी है वो जरूर विकास दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर विकास दुबे की जब एक गाड़ी थी तो ये इतनी सारी गाड़ियां आखिर उसके पास कैसे आ गई, और बड़ी चीज ये कि प्रमुख सचिव की गाड़ी उसके पास कैसे आ गई। जाहिर सी बात है सचिवालय में भी उसकी बड़ी पैठ थी, जिसके चलते वो लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता रहा, और थानेदार छोड़िए एसएसपी तक को वहां से निपटाने की औकात रखता था, जिसके चलते उसने एसएसपी को भी निपटाने की धमकी दी। उसकी पैठ थी जो उसको जानकारी मिल गई कि पुलिस दबिश देने आ रही है। फिलहाल इस बीच आशीष कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। आशीष जी अपनी बात को रखें। आशीष जी बोलिए। हेलो जी बोलिए सर। आशीष जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, इस तरह पुलिस की जो कार्य करने का तरीका है इससे कब तक सवाल हमेशा जो उठते आए हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई करती जाएगी। इस तरह पुलिस वाले किस तरह से घोटाले करके करप्शन करके बच जाते हैं, और अब तो हम देख रहे हैं कि गुंडे वालों की मदद भी कर रहे हैं, कब तक ऐसे पुलिस वाले बचते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष से जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। दुर्गेन जी, तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, प्रशासनिक चीज़ों को भी लेकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आज आपने एक बहुत अच्छी बात की थी, और सुनील की बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूं कि भाई तमाम मुकदमे तमाम मामले चल रहे थे, लेकिन किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये ऐसे राजपूत हैं कि जिनका राज होता है उन्हीं के पूत बन जाते हैं, लेकिन ऐसे राजपूतों का इलाज कैसे होगा दुर्गेन जी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
इस तरीके के जो लोग हैं, जो जिसका राज उसी के पूत बन जाते हैं, ऐसे राजपूतों का इलाज जो राज सत्ता है, जो राज सत्ता में बैठे लोग, जो शीर्ष पे बैठे लोग हैं, अगर वो राजधर्म निभाएंगे आरिस, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का इलाज होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि परत दर परत खुलती जा रही है, भरत सेठी हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, भरत सेठी ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं भरत से कहूंगा कि दोबारा अपनी बात को हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, उसके बाद भरत दर्शकों को बताएंगे कि ये जो पूरा मामला है, जो कार बरामद हुई है, एम्बेसडर कार, वो बता रहे हैं कि राज्यपाल गवर्नर के प्रमुख सचिव के द्वारा दी गई है, वो गवर्नर के प्रमुख सचिव के नाम रजिस्टर्ड है। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिलती है कि राज्य संपत्ति विभाग से गाड़ियां अलॉट की जाती हैं और वो किसी विभाग के नाम या राज्य संपत्ति विभाग के नाम ही रजिस्टर होती हैं। इंडिविजुअल क्या किसी के नाम रजिस्टर हो सकती हैं, ये भी इस सवाल का भी जवाब लेना होगा। लेकिन भरत ने बताया कि राज्यपाल के जो प्रमुख सचिव रहे हैं, जो भी रहे हों इससे पूर्व जिन्होंने दी होगी, उन्होंने ये गाड़ी उनसे कैसे विकास के भाई तक पहुंची, विकास ने कितने बार इसका इस्तेमाल किया, इस तरह की चीजें बहुत विचलित करने वाली हैं, बहुत उलझन को और उलझा रही हैं, जो इस पूरे मसले को लेकर जो उलझन है उसको और बढ़ा रही हैं। अब देखना ये होगा कि दर्शक हमारे बार बार कह रहे हैं कि कार्रवाई कब। एक दर्शक कह रहे थे कि एक छोटा सा मामला होता है तो पुलिस मारते पीटते ले जाके बंद कर देती। सुनील का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि 60 नहीं 73 मुकदमे जिस अपराधी के खिलाफ हो, उसके पास पंचायत करने जा रहे हो थानेदार, पुलिस वाले उसके साथ पंचायत कर रहे हो, जो कानपुर जैसे बड़े नगर का SSP DIG उसे अपने यहाँ बैठा रहा हो, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल दे रहा हो, ये तो हद है, गजब है। अजीब प्रशासन चल रहा है, अजीब व्यवस्थाएं हैं। मुख्यमंत्री को देखना होगा इन सब चीजों को सीधे। जी ठीक है, विजय एक लखनऊ से दर्शक हमारे साथ है, विजय अपनी बात को रखें। हाँ आरिश जी, ऐसा है, ये जितने भी इस टाइप की घटनाएं होती हैं, ये हाथ से नहीं होती, ये प्लान्ड होती हैं, जिसमें कि नेता से लेकर पुलिस विभाग से लेकर प्रशासन विभाग और क्रिमिनल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इनकी सांठगांठ होती है। ये कहना कि ऐसे एकदम हो गया, ऐसा नहीं, सबकी मिली भगत होती है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि एसओ का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक आम आदमी अगर कोई क्राइम करता है तो एक मुकदमे में वो जिंदगी भर जेल में सड़ जाता है। इन लोगों के ऊपर 60-60, 70 केस कैसे लग जाते हैं? कुल मिला के अर्थ ये है कि नेता गुंडे पालता है, गुंडे कल को नेता बन जाते हैं, और उसके बाद कोर्ट कहती है कि दागी लोगों को टिकट मत दो, और सरकार कहती है कि आप टिकट देने में दखल अंदाजी मत करो, तो देश सुधरेगा कैसे? कुल मिला के ये तो मिली भगत है ना सबकी। बहुत बड़ी बात आपने कही विजय जी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक संरक्षण ही मिलता है तभी ये गुंडे जो होते हैं, ये बदमाश जो होते हैं, ये परवान चढ़ते हैं, इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। भरत दुर्गेन जी ने एक सवाल किया, मैं आऊँगा सुनील आपके पास। ये गाड़ी को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, बहुत अहम जानकारी आपने दी कि आखिर ये गाड़ी कैसे पहुंची वहां तक, किसके थ्रू पहुंची, इसके बारे में भरत थोड़ा सा बताएं, प्रकाश डालें। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि ये गाड़ी है 2004 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर के उत्तर प्रदेश के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है। जब ARTO से हमने जानकारी ली है, उन्होंने पहले साफ तौर पर पहले मना कर दिया। जब KNews की खबर लगातार प्रकाश हुई, तस्वीरों में देखे कि एम्बेसडर और आगे खड़ी हुई। सब पता है कि मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, मुझे लगता है भरत सेठी काफ़ी कुछ, मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है, ये इसका जो नंबर है UP 32BG 0156, ये गाड़ी 2014 में लखनऊ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पर रजिस्टर्ड है लखनऊ RTO में। और ये गाड़ी चूंकि राज्य संपत्ति विभाग की गाड़ी थी, तो जो भी राज्य संपत्ति विभाग गाड़ी खरीदता है वो प्रमुख सचिव के नाम पर रजिस्ट्रेशन होती है। और उस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करने के बाद चूंकि ये गाड़ी 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, लेकिन ये जो गाड़ी है उसके पास में, ये 2017 से उसके पास में गाड़ी है। चूंकि वो कह रहा है कि गाड़ी हमने नीलामी में खरीदी थी, और वास्तविकता ये है कि वो राज्य संपत्ति विभाग में एक पंडित जी तैनात हैं, वो जो कि पिछले काफी समय से एक
एक ही पद पर आसीन है और विकास दुबे को वो अपना रिश्तेदार बताते हैं और विकास दुबे उनको अपना रिश्तेदार बताता था। उन्नाव में एक जगह पंचायत में विकास दुबे बैठे हुए थे, तब ये गाड़ी लेकर के गए थे, तो वहां पर कहा गया था कि अरे ये गाड़ी सरकार की गाड़ी आखिर तुम्हारे पास कैसे आ गई? ये गाड़ी तो आईएएस अधिकारियों को मिलती है, डीएम को मिलती है, एसएसपी को मिलती है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये, चूंकि राज्य संपत्ति विभाग की गाड़ी, ये ज्यादातर वहां पर सचिवालय के जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनको ये वहां पर अलॉट की जाती है। तो वहां पर यही जवाब आया था, जब हमारे भैया बैठे हैं वहां पर तो हमारी उसमें हम चाहे जो भी गाड़ी लाए तो वो गाड़ी ले करके वो व्यक्ति पिछले 3 साल से लगातार सचिवालय में भी आना जाना था। बड़ी चीज ये है कि उसमें आगे सचिवालय प्रशासन का पास भी लगा हुआ था और इस पास को आखिर कैसे इशू किया गया, किसने उस अधिकारी ने इशू कर दिया कैसे। और बड़ी चीज इसमें यह भी सामने आई कि जब ये गाड़ी वहां पे प्रमुख सचिव के नाम से रजिस्टर्ड थी, इसको आखिर मिल कैसे गई? एक सवाल ये भी आ रहा है कि ये गाड़ी कहीं इसने चुराई तो नहीं ली सचिवालय से, अगर से कहीं से वहां से चोरी करा ली और उसके बाद भी ये गाड़ी लगातार वो प्रयोग कर रहा था। ऐसे में बड़ी व्यवस्था ये देखने में आ रही है कि क्या सचिवालय प्रशासन पूरी तरीके से इससे मिला हुआ था, क्योंकि जिस तरह से अभी सचिवालय प्रशासन पर भी तमाम आरोप है कि सचिवालय के तमाम सारे विभाग के किसी निजी सचिव तो तमाम सचिव जो लगातार घोटालों में फंसते नजर आए, तो इसमें भी एक बड़ा राज्य संपत्ति विभाग को भी इसमें पड़ताल करनी होगी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला है जो काम कर रहा है, जो घोटालेबाज इसमें भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला है। फिलहाल अशोक मुंबई से एक दर्शक हमारे साथ हैं। अशोक जी अपनी बात को रखें सर। अशोक जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा कम रखें सर और जल्दी से अपनी बात रखें। तो अशोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमसे जुड़ने के लिए। लगातार चर्चा जारी रहेगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम ऐसे सवाल है जो के न्यूज़ सुबह से लगातार, कल से हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच राजेश कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं। राजेश जी अपनी बात को रखें। राजेश जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? मुझे लग रहा है राजेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए राजेश, अपनी हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल दुर्गेन जी आपने सुना जो सुनील ने बात कही और जो साफ तौर पे बात भरीत सेठी ने कही कि वो गाड़ी जिसमें सचिवालय का पास लगा के रंगबाजी से जो है ये विकास दुबे घूमा करता था, ये हनक थी, ये रुआब था।
और ये कहा करता था कि सचिवालय के अंदर भी हमारे आदमी हैं। ये स्थिति है। बिल्कुल, जैसा सुनील ने कहा कि कोई एक रिश्तेदार जिनको बताता था, कोई पंडित जी हैं जिनको सुनील चर्चा कर रहे थे, तो ये बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि जब विकास दुबे को कभी कहीं रौब गांठना हो या कहीं पंचायत करनी हो, कहीं भोकाल गांठना हो, तो हो सकता है कि ये जो पंडित जी नाम के शख्स हैं ये अपने बिहार पर उसको सरकारी गाड़ी मुहैया करा देते रहे हों, भोकाल गांठ के आइए और गाड़ी जमा कर दीजिए और निकल लीजिए। तो इस तरीके की बातें भी हुई होंगी कहीं ना कहीं। ये गाड़ी तो ये बरामद हो गई 2017 में, जैसा भरत और सुनील बता रहे थे कि ये गाड़ी इन्हीं प्रमुख सचिव के नाम रजिस्टर है और सारी चीज़ें उसके पास आई कहाँ से, तमाम सवाल हैं। 2017 से गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन उसके नाम नहीं है, प्रमुख सचिव के नाम ही है। तो ये तमाम अनुत्तरित सवाल हैं। के न्यूज़ की खबर का असर हुआ है, कुछ लोग पहुँचे हैं, भरत बता रहे हैं कि वहाँ पर गाड़ी को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की जाएगी। लेकिन ये सब जो गाड़ी हो, या चाहे वीआईपी गाड़ी हो, चाहे मंत्री के साथ फोटो हो, चाहे पुलिस थानेदार के साथ कनेक्शन हो, ये सारी चीज़ें अब पुष्ट कर रही हैं कि नेता, अफसर, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और अपराधी, इनका कितना मजबूत गठजोड़ है उत्तर प्रदेश में। ये बात बिल्कुल अब एक तरीके से हैंस प्रूव्ड हो गई है। इन सब घटनाक्रम को आप देख लीजिए, इनको कनेक्ट कीजिए तो देखिए कि इतना जबरदस्त गठजोड़ है कि उसमें पुलिस को तो मारी जाना है, पुलिस बेचारी मारी ही जाएगी। अगर इतने हौसले बुलंद हो गए और इस तरह के अपराधी पर अगर बिना किसी तैयारी के हम लोग उसको गिरफ्तारी के लिए अगर पुलिस जाती है तो ये हंसरोना है। लेकिन बेहद दुखद है, जो कुछ हुआ है वो बेहद दुखद है। कटु शब्दों का प्रयोग करने से फिलहाल हम बच रहे हैं, क्योंकि हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, एक होनहार डिप्टी एसपी शहीद हुआ, सारे जो लोग शहीद हुए नौजवान हैं। आगे बहुत उम्मीदें थी, उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी उनसे उम्मीदें थी, लेकिन इस तरीके की चीज़ें होना एक तमाम सबक दे जाता है, तमाम चीज़ें कर जाता है। अब मैं तो यही कहूँगा कि विकास दुबे का हस्र अब वही होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों के लिए बार बार कहते आए हैं। ठीक है, नीरज कानपुर देहात से एक दर्शक हमारे साथ है। नीरज, अपनी बात को रखें। नीरज, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, बोलिए नीरज। मैं के न्यूज के माध्यम से प्रशासन से अपना ये सवाल रखता हूँ कि क्या विकास दुबे की कॉल डिटेल सार्वजनिक कर पाएगी, जिससे वर्दीधारी और सफेद पोस्ट लोगों के नाम जो है समाज जान सके कि किसका संरक्षण विकास दुबे को प्राप्त था। नीरज जी आप बने रहिए। बड़ा अहम सवाल उठाया है हमारे दर्शक, हमारे सम्मानित दर्शक नीरज ने बड़ा अहम सवाल उठाया है। आरिस, उनका कहना है कि क्या जो पुलिस और प्रशासन विकास दुबे का सीडीआर, उसके फोन का सीडीआर, अब अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास दुबे का असली फोन के नंबर, असली फोन का सीडीआर जो इस्तेमाल करता रहा है, क्योंकि वो अपराधी है, कई तरीके के फोन इस्तेमाल करता रहा होगा, हो सकता है पड़ोसी का इस्तेमाल करता रहा हो, उसके अलावा किसी दोस्त यार या गैंग के सदस्य का फोन इस्तेमाल करता रहा हो। तो बड़ी बात यही है कि क्या वास्तव में विकास दुबे के असली फोन का सीडीआर पुलिस के पास आ चुका है, एसटीएफ के पास आ चुका है, और क्या एसटीएफ, पुलिस, शासन, प्रशासन क्या इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत करेगा? अगर ऐसा नहीं करता है, मुझे लगता है इसको करना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन को अपने आप में इसका जवाब मिलना चाहिए कि कौन लोग हैं जो विकास दुबे जैसे अपराधियों को पालते हैं। एक विकास दुबे के गांव में एक पुल भी बन रहा है, सुनील से हमारी चर्चा हुई थी, इस पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि विकास दुबे इस पुल को खड़े होकर बनवा रहा था। ये माना जा रहा था, ये लोग आसपास के लोग कह रहे थे कि विकास दुबे ही पुल बनवा रहे हैं, जबकि जहां तक मेरी जानकारी है किसी जनप्रतिनिधि की, सांसद या विधायक या जो भी निधि, विशेष निधि होती हो, उस निधि से वो पुल बन रहा है। नीरज भी इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें तमाम सार्वजनिक हैं। जी, बहुत बड़ी बात नीरज ने कही, इसमें कोई दोहरा नहीं है। फिलहाल विनोद मुंबई से एक दर्शक हमारे साथ हैं। विनोद, अपनी बात को रखें। हेलो जी, विनोद जी बोलें। सर जी, एक बात बताइए, आपने जो वहाँ विनय दुबे जो मर्डर किया 8 पुलिस वालों को, हेलो जी बोलिए। जो 8 पुलिस वाले को मर्डर किए हैं, ये पैदाइश थोड़ी गुंडा होते हैं। इनको पुलिस का भी साथ रहता है, नेता लोग का भी साथ रहता है। हेलो, ठीक है, ठीक है विनय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन फिलहाल सुनील, जो नीरज ने एक अहम बात डीवीआर की कही
क्या ऐसा नहीं लगता कि पुलिस को मिल चुका है लेकिन पुलिस सामने नहीं ला रही उसको? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस को मिले, पुलिस ने उसको मीडिया को भी बताया कि 12 पुलिसकर्मी जो शिवराजपुर में और चौबेपुर थाने में जो लगभग कई सालों से, लगभग 2 से 3 सालों से वो जमे हुए हैं वहाँ पर, उन सब के उसमें लगातार उससे बातचीत होती रही है। एक जो वहाँ पे चौबेपुर का दरोगा था, उससे 2 दिन पहले भी उससे बात हुई है और लगातार आधे घंटे तक बात हुई है। तो उस पर वो लगातार पड़ताल कर रहे हैं। चूँकि विनय तिवारी जो एसओ है, उसमें जिसको अभी सस्पेंड किया गया, वो इसी ब्याह पे सस्पेंड किया गया कि उसके खिलाफ तमाम सारी जानकारियां मिली एसटीएफ को। एसटीएफ इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही थी। जब एसटीएफ को पूरी तरीके से चीज़ें पुष्टि हो गई कि ये लगातार विकास दुबे के संपर्क में था और जब ये वहाँ पर गोलियां चलने लगी हैं, उसके बारे में इसको जानकारी थी कि वहाँ पर जाएंगे तो गोलियां चलेंगी। लेकिन उसने, चूंकि उसका विवाद था सीओ से, ये लगातार वहाँ जुआड़ खाना चलवा रहा था और जुआड़ खाने का विवाद था। सीओ जो थे, सीओ लगातार उसका विरोध करते थे कि नहीं, वहाँ पर जुआड़ खाना नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि रुपए की भूख ऐसी थी विनय तिवारी एसओ को कि उसने रुपए के आगे अपना जो महकमा था उसको भी दांव लगाने में जरा भी गुरेज नहीं की। और यही कारण था कि पूरी टीम वहाँ पर जा करके उसकी विकास दुबे की गोलियों का शिकार हो गई। बड़ी बात यही है कि जो अधिकारियों ने वहाँ पर जो कॉल डिटेल निकलवाई है, वो इतनी बड़ी उसकी लंबी फहरिस्त है कि अगर एक एक आदमी का वो नाम गिनाने आ जाए तो वो संभवतः हर किसी को नहीं गिना पाएंगे। लेकिन अगर कोई आरटीआई में उनसे मांगेगा तो मुझे लगता है वो सभी को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि उन्होंने जो सीडीआर उससे निकलवाई है, ये चूंकि मामला पूरा गोपनीय होता है। आप किसी की सीडीआर आम आदमी नहीं निकलवा सकता जब तक उसमें कोई मुकदमा ना हो, कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जा रही हो। ये सीडीआर निकलवाने की पूरी प्रक्रिया एक पूरी लिखा पढ़ी में तय होती है। इसमें बाकायदे एसएसपी के आदेश होते हैं। एसएसपी के आदेश के बाद तब जा करके थानेदार को या जो विवेचक होता है उसको ये मिलती है। लेकिन चूंकि अगर कोई नीरज जैसा बोल रहे थे कि वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, वास्तविकता ये है कि उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी किससे क्या बात कर रहा है। क्योंकि जब ये भी एक राइट है ट्राई का। सुनील आपको रोकेंगे, इस जगह रोकेंगे। बड़ा सवाल, जब सीए एनआरसी में जो लोग आंदोलन करते हैं सुनील, उनके पोस्टर चौराहे पर टांग दिए जाते हैं, उनके पोस्टर चौराहे पर टांग दिए जाते हैं, उनके नाम लिख दिए जाते हैं चौराहे पर, और उसके बाद उनकी संपत्तियां कुर्क की जाती हैं, तो ये तो कुख्यात और दुर्दांत अपराधी है। नहीं तो ठीक है, उसके लिए ये भी है कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जो चाहे वो करें, किसी की फोटो लगवा दें, कुछ भी कर दे। लेकिन अगर वो चाहेंगे तो इनके सीडीआर भी सार्वजनिक कर सकते हैं। ये उनकी अपनी सोच पर है निर्धारित है कि वो क्या करें। सबसे बड़ा सवाल ये है, वो तो मुख्यमंत्री की अपनी सोच है, उनको लगा के फोटो लगा। और मुझे लगता है इस मामले में ये मामला भी कोई छोटा मामला नहीं है, मुख्यमंत्री के स्तर का ही मामला है। अगर 8 पुलिसकर्मी मर जाते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं और उसके बाद लोगों को सांत्वना देते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये कोई छोटा मामला नहीं है। और जो नीरज तिवारी जैसे लोग या नीरज तिवारी जैसे दर्शक अगर मांग कर रहे हैं कि सीडीआर को सार्वजनिक किया जाए, तो वो केवल ये बात इसकी मांग नहीं कर रहे हैं कि चौबेपुर से एसओ से उसका क्या संबंध रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं, उनका इशारा है कि किस राजनेता से विकास दुबे बात करता था, कौन सा सांसद है वो, कौन सा विधायक है वो, कौन सा मंत्री है वो, कौन सा अफसर है वो, ये जानना चाहते हैं दर्शक। आपको जानकारी की, क्योंकि अगर कोई आरटीआई में मांगेगा तो उसके दे सकते हैं, सरकार दे सकती है। मैं आऊंगा इसी पे। सुमित कानपुर से एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, अपनी बात को रखें जल्दी से। जी, मेरा ये कहना है सर कि जो मंत्री हैं जिसके लिए आप लोग दावा कर रहे हैं, क्या आप लोग उसकी फोटो दर्शकों के सामने ला सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि जो एसओ की जो बात की जो भूमिका की बात हो रही है, क्या उस पर क्या सिर्फ निलंबन की कार्रवाई बनती है? क्यों ना उसको अरेस्ट किया जाए तुरंत? नहीं, अभी उसके खिलाफ हम बता दें आपको, जो अभी तक एसटीएफ ने कार्रवाई की है, क्योंकि एसटीएफ को जब पूछताछ की गई तो एसटीएफ की जानकारी में खुलासा हुआ कि थाने से फोन आने के बाद, क्योंकि जब वहां से फोर्स रवाना हो गया तो थाने से एक फोन पहुंचा था विकास दुबे के पास, ठीक है। और उसके बाद उससे ठीक कुछ मिनट पहले फोन वहाँ बिकरू के जो सिवली से जो बिजली केंद्र है वहाँ पर फोन किया गया था कि बिकरू में कुछ बवाल हो गया तो बिजली काट दी जाए। तो वहाँ पर बिजली काटी गई और उसके बाद जो एसओ से उसकी बातचीत हुई थी, उसी कहीं ना कहीं जो सिवली विद्युत उपकेंद्र था जहाँ से बिजली उसकी काटी गई थी, उसको चूंकि जो वहाँ बिजली विभाग से भी जब एसटीएफ ने पूछताछ की तो जानकारी में आया कि थाने से फोन आया था कि बिकरू गाँव की बिजली काट दो, तब उसकी बिजली काटी गई। चूंकि इसमें
पूरी की पूरी संलिप्तता लग रही है कि जो चौबेपुर थाने का एसओ था विनय तिवारी, उसकी पूरी की पूरी एक उसमें संलिप्तता लग रही थी, जिसके चलते एक पूरा मामला सामने आया कि कहीं ना कहीं विनय तिवारी ने इस पूरे मामले में उसका पूरा एक बड़े भूमिका निभाने में उसका नाम आया, जिसके चलते एसटीएफ ने प्राथमिक जांच में उसको फिलहाल जो रिपोर्ट दी आईजी को और एसएसपी, उनके आदेश पर एसएसपी को फिलहाल निलंबित किया गया। ये भी कहा जा रहा है शाम तक संभवतः उसके और 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है और उसकी गिरफ्तारी भी होना लगभग तय है। लेकिन सुमित का दूसरा सवाल फोटो को लेकर था, तो फोटो की पुष्टि नहीं की जा सकती। तमाम फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, लेकिन फिलहाल हम उन तमाम फोटोज की पुष्टि नहीं करते, इसलिए हम नहीं दिखा रहे। फिलहाल भरत सेठी भी इस वक्त लखनऊ से लगातार बने हुए। भरत, घर की तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर ये गाड़ी खड़ी हुई है। ये जो लखनऊ में घर है विकास दुबे का, इस घर में कौन कौन रहता है, उनसे किस तरह की पूछताछ हुई है, क्या उनसे पुलिस को अब तक कोई लीड मिल पाई है? तो देखिए, आपको बता दें कि विकास दुबे के घर पे ये गाड़ी खड़ी है। विकास दुबे के जो भाई हैं दीप प्रकाश दुबे, उनके घर में ये गाड़ी खड़ी हुई है। उनके घर में उनकी अभी माता जी हैं, उनकी वाइफ है, उनकी सिस्टर है। फिलहाल पुलिस ने कल उनकी वाइफ और उनके सिस्टर को हिरासत में लिया था, जब पुलिस पूछताछ के लिए। फिलहाल रात को पुलिस उनको वापस उनके घर छोड़ गई। आज भी लगभग पुलिस दिन भर उनके घर पे थी, 3 से 4 घंटे तक लगातार उनके घर पे पूछताछ चल रही थी। किसी तरह से कोई भी क्लू मिले, वहां तक पहुंचे, जो हत्यारे तक पहुंचा जाए, लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। और उनके घर में बात की जाए, दीप प्रकाश दुबे जो हत्यारे के भाई हैं, उनके घर में 2 एम्बेसडर कार और 1 बुलेट थी जो उनके घर में खड़ी हुई थी। ठीक है भरत, ये भी खबरें हैं कि परिवार के लोग उनके खाते पूरी तरह से सीज कर दिए गए। क्या दीप प्रकाश दुबे और ये तमाम घर के सदस्य हैं, क्या उनके भी खाते सीज किए गए अब तक? अभी ये मामला भी संज्ञान में आया है। उन लोग के घर वाले फिलहाल इस बात पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी अधिकारी भी स्पष्टीकरण इसके लिए नहीं दे रहे, लेकिन हाँ, जितने भी उनके रिलेटिव के जो खाते हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनको जांच की जा रही है कि इनके जो लिंक्स है, कौन कौन है, क्या किस तरह का जो इनका पैसा किस तरह से आता था और कितना पैसा इनके अकाउंट में, इसकी भी लगातार जांच की जा रही है। ठीक है, कानपुर से सौरभ एक दर्शक हमारे साथ है। सौरभ जी अपनी बात को रखें। जी सर, नमस्कार सर। जी बोलिए। हेलो जी सर, मेरा कहना ये सर, मतलब 20 सालों से कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात को अंजाम दे रहा है, 2002 से 2001 से, और 20 सालों से इसमें सबसे बड़े गुनहगार वो लोग हैं जो 20 साल से इनको संरक्षण दे रहे हैं। विकास दुबे तो एक मुख्य अपराधी है, लेकिन इसमें अपराधी वो लोग हैं जो 20 सालों से इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे लोगों को, इसलिए आज हमारे ऐसे देश के ऐसे वीर जवान शहीद हुए हैं, वीर लोग शहीद हुए हैं सर। सबसे बड़े अपराधी वो नेता है जो सफेद पोस्ट में रह करके हमारे देश को बिल्कुल खंगाले जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। बहुत बड़े अपराधी हैं जो संरक्षण दे रहे हैं। सौरभ बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेन जी, तमाम दर्शक जो इस वक्त सुन रहे हैं उनके जहन में एक ही सवाल है, आखिर इस विकास दुबे पर किसका हाथ था, किसने संरक्षण दे रखा था, वो सफेद पोस्ट कौन था? ये तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में इस वक्त तारी हैं, जिसको वो बार बार पूछ रहे हैं। क्या ये जो तमाम बातें की जा रही है संरक्षण की, क्या वो नाम, क्या वो चेहरे, क्या वो पर्सनैलिटी सामने आ पाएंगी, या हमेशा की तरह वो भी विकास दुबे के साथ दफन हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, दफन नहीं होंगी। इस बार आरिस मामला थोड़ा दूसरे तरीके का है। इसमें दफन नहीं होंगी, सारी चीजें खुलकर आएंगी। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हम और आप बैठकर चीजों को खुद ही दर्शकों को बताएंगे कि अब जो सारी चीजें, जो उनके सारे सवालात थे, उनके जवाब ये हैं। अभी एक दर्शक ने जो बात कही कि जो जिन मंत्री का हम जिक्र कर रहे, तो उनका क्या हम तस्वीर उनको दिखाएंगे? हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरी पुष्टि करके, हम कोई भी हमारा उद्देश्य किसी को नाहक बदनाम करने या किसी को वो करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है सही तथ्य, अगर सही तथ्य है तो कोई भी हो हम उसको सार्वजनिक करेंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी सुनील लगातार इस बात को बता रहे थे, परत दर परत सुनील खोल रहे हैं चीजों को कि किस तरीके से वहां पर बिजली काटी गई, किस तरीके से जो पुलिस के प्रति ही जो षड्यंत्र है वो सामने आ रहा है, परत दर परत खुल रही है कि बिजली पुलिस ने ही कटवाई। और अगर अंधेरा नहीं होता आरिस, तो वहां मुझे लगता है कि पुलिस को इतनी बड़ी चोट नहीं मिलती और अपराधी बचकर नहीं जाने पाते अगर अंधेरा नहीं होता। तो कुल मिलाकर हमारा अपना मानना यह है कि जो भी लोग हैं, हम चीजों को जैसे जैसे हमारे पास जानकारियां आती जाएंगी, हम एक एक चीज पुख्ता करके ही दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कोई कच्ची जानकारी, कोई अधूरी जानकारी या कोई गलत जानकारी, इसके पक्ष में हम नहीं रहते कभी भी।
परत दर परत खुलेंगी। मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं इस मसले को लेकर और वो सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले, जो मैं फिर एक बार कहूंगा इस वक्त शाम को, कि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। कुछ सफलता पुलिस के हाथ लगेगी, कुछ चीजें सामने आएंगी। दर्शक जुड़ गई दुर्गेश जी गोरखपुर से, दीप्तिमान जी अपनी बात को रखें। जी जी, सबसे पहले मैं शहीदों को नमन करता हूँ। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। ये जो अभी जो काउंटर में पुलिस के कर्मी मारे गए हैं, इसके लिए दो पक्ष दोषी। पहला तो हमारे जो पुलिस की ट्रेनिंग है उसमें कहीं ना कहीं कमियां भी दिखाई दे रही है। पुलिस मल्टीपर्पज हो गई, राशन बांटने से लेकर सारी सुरक्षा उसके जिम्मे आ गई। दूसरा, विकास दुबे जैसे लोगों को मंत्रिमंडल क्यों किया था 20 सालों से, जब इसने थाने में ही हत्या की थी? क्या हमारी न्यायपालिका इतनी कमजोर है? आज उनका 8 घरों के चिराग बुझ गए। और 58 साल के सीईओ की फील्ड पोस्टिंग की जाती है और यंग सीईओ साइड पोस्टिंग की जाती है। कहीं कि भाई पोस्टिंग व्यवस्था में भी दोष है कि जो सीईओ साहब रिटायर होने वाले थे उनको ऐसी पोस्टिंग दी जाती है, ऐसी जगह क्राइम टॉप पे है, और जो यंग सीईओ थे उनको साइड पोस्टिंग की जाती है। कई अहम सुलगते सवाल दीप्तिमान जी ने उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के #1 न्यूज नेटवर्क का #1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त समीक्षा बैठक कर रहे हैं कोरोना को लेकर। सीधे आपको लेकर चलते हैं कि इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमें गौरव है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी नेतृत्व में पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस कठोर कर्तव्य का सहजता से पालन किया है। पुनः इस संगोष्ठी में आने के लिए जितने भी हमारे प्रदेशों के सब लाखों कार्यकर्ता जुड़े हैं उनका आभार, मीडिया के बंधुओं का आभार, और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, इस विश्व भूपेंद्र जी, मैं सहना पड़ा, भूपेंद्र जी हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, भूपेंद्र जी क्योंकि मुझ पर विधाता वाम है, सेवा हमारा काम है। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, मेरी बात वहां पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। हाँ, तो मैं आखिर में जरूर कुछ कार्यकर्ताओं से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब वो आपके प्रेजेंटेशन के संबंध में जरूर मैंने समापन किया, लेकिन मुझे लगता है कि जब आज मुझे बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का मौका मिला है, तो कुछ बातें और भी करना चाहता हूं, अगर समय की सुविधा हो। जी, सब कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा जी, सब कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा जी।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, राज्यों के पदाधिकारीगण और देश के कोने कोने में उपस्थित